पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें गुस्साई भीड़ 4 महिलाओं के साथ मारपीट करती दिखी। बताया गया कि बकरी चुराने के शक में भीड़ ने आरोपियों को बेरहमी से पीटा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर लोग महिलाओं के साथ मारपीट करते दिखे। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा। हालांकि मारपीट कर रहे लोगों को समझाने में उसके भी पसीने छूट गए। इस हंगामे की वजह से वहां जैम भी लग गया। हालांकि लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेबनान की राजधानी बेरूत के जिस बंदरगाह पर करीब 1 महीने पहले जोरदार धमाका हुआ था, वहां अचानक भीषण आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। उस धमाके के बाद वहां बंदरगाह और शहर से अब तक मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन बंदरगाह पर लगी आग ने वहां के लोगों को एक बार फिर उस धमाके की याद दिलाते हुए डरा दिया। हादसे के वक्त जो लोग बंदरगाह पर काम कर रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। बदहवास होकर भाग रहे लोगों को लगा कि अगर कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ा धमाका हो गया तो वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। बेरूत के बंदरगाह पर लगी आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से भी आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठा दिखा। पिछले हादसे से सबक लेते हुए तुरंत वहां दमकल की कई गाड़ियां भेजी गयी। हालांकि तेजी से भड़कती आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बाद में हेलीकॉप्टरों की मदद से भी बंदरगाह पर लगी आग पर पानी डाला गया। 4 अगस्त को इसी बंदरगाह पर केमिकल में लगी आग से इतना जोरदार धमाका हुआ था कि कई किलोमीटर तक लोगों के घरों में उसका असर दिखा था। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के बीच तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को शहर में मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। इस मुलाकात को सीमा पर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया और भारत ने साफ किया कि भारतीय सेना ने यथास्थिति बदलने की कभी कोशिश नहीं की। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच मॉस्को में हुई मुलाकात से ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता है और चीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2 पड़ोसी देश होने के नाते ये बहुत स्वाभाविक है कि चीन और भारत में कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन अहम बात यह है कि उन असहमतियों को सही दिशा में देखा जाए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के संबंध एक बार फिर से दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसको हल नहीं किया जा सकेगा। तो भारत चीन तनाव घटाने पर सहमति बनी है। दरअसल कल मुलाकात हुई भारतीय समय के मुताबिक लगभग 8 बजे और 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी और भारत ने साफ कर दिया कि भारत यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है और इसके लिए चीन का सहयोग चाहिए। तो तनाव कम करने के लिए बातचीत जरूरी है। सीमा पर कोर कमांडर स्तर की बैठक पर भी मोहर लगी है। ये 5 जो बिंदु हैं, जो 5 बातों पर सहमति बनी है, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा पर जारी तनाव के बीच रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। खबरें हैं कि दोनों नेताओं ने बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि भारत और चीन के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सीमा पर जारी तनाव पर लंबी बातचीत की और एलएसी पर कोर कमांडर स्तर की बैठक को आगे जारी रखने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा दोनों देशों ने बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने की बात पर भी सहमति जताई और समझौतों के पालन पर जोर दिया। इसके अलावा बैठक में भारत चीन सीमा मामलों पर आगे भी बैठकें जारी रखने और बातचीत से हल ढूंढने का समर्थन किया गया। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत चीन को सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भरोसा पैदा करना होगा, जिसके लिए दोनों तरफ से बराबर कोशिशें की जाएंगी।
दोनों देश के विदेश मंत्री जब मॉस्को में बैठक कर रहे थे, तभी लगभग उसी समय चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तथाकथित विशेषज्ञों के हवाले से धमकी भरे ट्वीट्स कर रहा था। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उसके एडिटर इन चीफ ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिण से नहीं हटी तो चीन पूरी सर्दी अपनी सेना की तैनाती रखेगा, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं इस ट्वीट में जंग की गीदड़ भभकी भी दी गई। मुंबई के पाली हिल्स में बने कंगना रनौत के दफ्तर को देखने खुद कंगना रनौत पहुंची। ये वही दफ्तर है जिसे बीएमसी ने एक दिन पहले अवैध निर्माण बताकर बुरी तरह तोड़ दिया था। और बीएमसी की कार्रवाई पर मचे हंगामे के बीच कंगना रनौत खुद अपना वो दफ्तर देखने के लिए पहुंची। कंगना के आने से पहले ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे। कंगना ने गाड़ी से उतरकर मीडिया कर्मियों की तरफ हाथ हिलाया और सीधा दफ्तर के अंदर चली गई। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना का दफ्तर किसी भूत बंगले जैसा हो चुका है। हर तरफ धूल और मलबा। मणिकर्णिका फिल्म के आने से पहले ये दफ्तर बेहद करीने से बनाया और सजाया गया था, लेकिन अब दफ्तर का फर्नीचर तक मलबे में दबा है। धूल, ईंट और पत्थर इस कदर बिखरे पड़े हैं कि घर में चलते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। कंगना काफी देर तक घर में ही रही और अपने स्टाफ के साथ घर की हालत पर बात करती रही। अपने दफ्तर का ऐसा हाल देखकर कंगना भावुक भी दिखी, लेकिन मीडिया को उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान के कराची में एक 5 मंजिला इमारत के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इमारत कमजोर हो चुकी थी और लोगों से उसे खाली करने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन कुछ परिवारों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वो इस हादसे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बचाव दल की टीम इलाके के लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकालते हुए नजर आई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मलबे में दबे एक बच्चे को भी निकालते हुए देखा गया। इसके अलावा हाथों से मलबा हटाकर नीचे दबे कई और लोगों को भी बचाने की कोशिश की गई। संकरी गलियां होने की वजह से राहत और बचाव का काम भी काफी देर तक चला। धमाके की आवाज आई और जैसे निकले तो बिल्डिंग गिर गई है। कराची में हुई इस घटना की जांच के भी आदेश दे दिए गए। पटना में रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पिछले 4 साल से इन लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है और अपने रिजल्ट को जारी करने की मांग करते हुए सभी प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ रहे सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस के डर से सभी प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इसके पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इन उम्मीदवारों ने 4 साल से रुके रिजल्ट को घोषित करने की मांग पर शांत तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कुछ पोस्टर भी लिए हुए थे, जिन पर सरकार से गुहार लगाने के स्लोगन लिखे नजर आए। हम लोग का उद्देश्य था कि हमें रिजल्ट के लिए सीएम ऑफिस के पास जाना है और उनसे मिलना है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अगर जल्दी ही उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया तो वो आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वहीं दूसरे आरोपियों की जमानत पर भी आज फैसला होगा। हालांकि एनसीबी ने कोर्ट में रिया और शोविक की जमानत का विरोध करने का फैसला किया है। एनसीबी का कहना है कि रिया ने कबूला कि वो ड्रग्स लेती हैं, ऐसे में जमानत पर रिहा होने के बाद वो फिर ड्रग्स ले सकती हैं। इसके अलावा एनसीबी का कहना है कि रिया को अगर जमानत मिली तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। वहीं रिया पर धारा 27A लगी है, जो एक सिंडिकेट चलाने की धारा है। इस धारा में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा है। तो रिया और शोविक की जमानत पर आज फैसला होना है। कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और एनसीबी ने जमानत का विरोध किया है। एनसीबी की तरफ से कहा गया है कि रिया ड्रग्स लेती थी और अगर उनको रिहा किया जाता है तो वो फिर से ड्रग्स ले सकती हैं, साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं। कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा मिलने के बाद एजेंसियों ने उन पर खतरे को देखते हुए खास प्लान तैयार किया, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग ले चुके कमांडो को उनकी सुरक्षा में लगाया गया है। कंगना को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए, जिनके मुताबिक उनको अपने हर कार्यक्रम की जानकारी सुरक्षा टीम को देनी होगी। साथ ही उनसे मिलने आने वालों के बारे में भी बताना होगा और घर के अंदर जाने वाले हर सामान की जानकारी भी मुहैया करानी होगी। इसके अलावा कंगना को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। हरियाणा के पलवल में ठगी के एक गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कस गया। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने फर्जी बैंक खातों के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग बंद पड़े मोबाइल फोन के सिम कार्ड चालू करवाकर बैंकों में फर्जी खाते खुलवाते थे और लोगों को इन खातों के जरिए निशाना बनाते थे। चुनाव से पहले वेतन समेत कई मांगों के मुद्दे पर पटना नगर निगम के 8000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और राज्य की नीतीश सरकार पर धोखा देने का आरोप मढ़ दिया। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने जोधपुर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। आयोग विधि सम्मत कोई बात होती है तो उसके लिए हमेशा तैयार और रहेगा भी। मध्य प्रदेश के खंडवा में वन मंत्री विजय शाह के कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बैलगाड़ी में लोगों के बीच पहुंचे मंत्री विजय शाह खुद बिना मास्क के नजर आए। दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों को धमकाने वाले चीन के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। ब्रिटेन की एक्सप्रेस को एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समंदर में चौतरफा घेराबंदी की वजह से चीन बुरी तरह घबरा गया है और अब वो अपने पड़ोसियों से बातचीत की गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट में फिलीपींस के विदेश सचिव के हवाले से दावा किया गया कि चीन इसी नवंबर को साउथ चाइना सी से जुड़े विवादों पर बातचीत करेगा। बताया गया कि वियतनाम में इसी नवंबर में आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठनों की बैठक होनी है, जिसमें चीन इन देशों के साथ समुद्री सीमा विवाद पर बातचीत करेगा। आसियान में वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत 10 देश शामिल हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर के साथ चीन के झगड़े हैं। दादागिरी पर उतारू चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना बताता है। यही नहीं, उसने वहाँ कई आर्टिफिशियल द्वीप और सैनिक अड्डे भी बना लिए हैं। लेकिन लद्दाख में भारत से उलझने के बाद जिस तरह चीन की चौतरफा घेराबंदी की गई, वो भी खासकर साउथ चाइना सी में, उससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए। यही वजह रही कि कभी पड़ोसियों को जंग की धमकी देने वाला चीन अब उनसे बातचीत की अपील करने लगा है। आज सुबह मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप के झटके सुबह करीब 4 बजे महसूस किए गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अब तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। तो महाराष्ट्र में सुबह ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई और सुबह 4 बजे का वक्त था जब ये झटके महसूस किए गए मुंबई में। हालांकि राहत की बात यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्र ने सभी राज्यों से लोगों की कोरोना जांच तेज करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपील की कि अगर कोरोना जांच करवाने वाले किसी भी शख्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन उसमें लक्षण है तो राज्य सरकार उसका RT-PCR टेस्ट करवाए, क्योंकि बताया गया कि कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लोगों का RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, जबकि ICMR के दिशा निर्देशों में ये साफ है कि कोरोना के लक्षण वाले लोगों के रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर RT-PCR टेस्ट जरूरी है। ऐसा इसलिए भी ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। दिल्ली में कोरोना से स्थिति एक बार फिर से बिगड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 4300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी में कोरोना से अब तक 4600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूरोप के देश ग्रीस के लेस्बोस के एक शरणार्थी कैंप में दोबारा आग लग गई। इस शरणार्थी कैंप में एक दिन पहले ही भीषण आग लगी थी, जिसके बाद हालात काबू आने से पहले ही वहां दोबारा आग लग गई और शरणार्थी कैंप के बचे हुए हिस्से भीषण लपटों में घिर गए। सामने आई कुछ तस्वीरों में आग लगने के बाद कैंप में मौजूद लोग अपना जरूरी सामान समेटकर कैंप से बाहर निकलते दिखाई दिए। कैंप से जुड़े अधिकारियों ने आरोप लगाया कि शरणार्थी कैंप में एक दिन पहले लगी आग वहां रह रहे शरणार्थियों ने ही लगाई, जो कोरोना की वजह से शरणार्थी कैंप में सख्ती लगाने से नाराज थे। हालांकि इस आग की वजह से शरणार्थी कैंप का काफी हिस्सा जलकर बर्बाद हो गया और हजारों लोग सड़क पर आ गए। अमेरिकी वायुसेना ने अपने अभ्यास में कुत्ते की डीलडॉल वाले खतरनाक रोबोट्स को शामिल किया। सामने आए वीडियो में रोबोट किसी सैनिक की तरह मार्च करते हुए एक हवाई जहाज से उतरते नजर आए। बताया गया कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि वो मैदान में मौजूद किसी भी खतरे को पहले ही भांप ले और जवानों की जान खतरे में ना पड़े।
ये रोबोट किसी भी तरह के इलाके में काम कर सकते हैं, चाहे रास्ते पथरीले हो या फिर ऊबड़ खाबड़। ये सीढ़ियां चढ़ और उतर भी सकते हैं। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में काम करने के लिए भी इनमें लाइट लगी हुई है। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में कंगना रनौत के समर्थन में उतरी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन पहले मुंबई महानगर पालिका ने कंगना के घर में अवैध निर्माण का हवाला देकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार और उनके बीच जुबानी जंग तेज हो गई। और इस जंग में बीजेपी कंगना के समर्थन में उतर आई। कंगना रनौत के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में तो कई जगहों पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। शिमला में बीजेपी के कार्यकर्ता कंगना के समर्थन और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में इकट्ठा हुए। उन्होंने बैनर के जरिए अपना विरोध जताया और उद्धव सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी ने मनाली और कुल्लू में भी कंगना के समर्थन में प्रदर्शन किया। कुल्लू में विरोध करने वाले लोगों ने संजय राउत का भी पुतला जलाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस लड़ाई में खुलकर कंगना का साथ दिया। हिमाचल की बेटी है और ऐसे संकट के क्षण में पूरा हिमाचल उनके साथ है। इस बीच पूरे मामले पर कंगना रनौत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार से जारी टकराव पर उमा भारती भी कंगना के बचाव में उतर आई। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया और सरकार पर बदले के तहत कार्रवाई का आरोप मढ़ दिया। ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां लगे सोलर पैनल ने आग पकड़ ली। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के बाद राजस्थान और हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बस सेवा आज से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए विभाग की तरफ से बसों में यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करवाने और उनका तापमान मापने की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की ममता सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत लॉकडाउन लागू करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बीजेपी राज्य में रैलियां नहीं कर सके। लॉकडाउन को बीजेपी मीटिंग ना करे। वहीं जयपुर में भी कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के विरोध में रॉयल ग्रुप नाम के एक संगठन ने शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। कंगना पर दिए शिवसेना सांसद संजय राउत के विवादास्पद बयान पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। लेकिन एक दिन पहले मुंबई में कंगना के दफ्तर में हुई कार्रवाई ने संगठन के लोगों को गुस्से से भर दिया। विरोध जताने के लिए लोग सड़क पर उतर आए और फिर संजय राउत के पुतले को आग के हवाले कर दिया। कंगना रनौत का बंगला तोड़ने के खिलाफ जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर। कंगना के समर्थन में और शिवसेना के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को नारी के सम्मान से जोड़ दिया। संजय राउत मुर्दाबाद, नारी का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। इसी तरह शौर्य फाउंडेशन नाम के एक दूसरे संगठन ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीच सड़क संजय राउत का पुतला भी जलाया गया। बाद में संगठन के लोगों ने शिवसेना को कंगना से माफी मांगने के लिए 3 दिन का वक्त दिया और माफी नहीं मांगने पर उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की धमकी दी। शिवसेना का नामो निशान हम यहाँ से मिटा देंगे, हर उसके कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जाएगी, विरोध की जाएगी। शिवसेना के विरोध में दोनों संगठनों ने काफी देर तक सड़क पर हंगामा किया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग कोरोना से बचने के लिए बनाए गए सबसे जरूरी नियम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकरी चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को भीड़ ने पीट दिया। बताया गया दोनों महिलाएं बकरी चुराने की फिराक में थी, तभी गांव की दूसरी महिलाओं ने उन्हें देखा और फिर उन्हें पकड़कर जमकर उनकी पिटाई कर दी। गांव की महिलाओं ने उनके गले में कपड़े बांधकर बुरी तरह से घसीटा भी। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो चप्पल से भी उनकी पिटाई की गई। इस हंगामे को देखने कई लोग वहां पर जुटे, लेकिन बीच बचाव करने की बजाय वो लोग उन महिलाओं को और पीटने के लिए उकसाते रहे। ड्रग्स केस में एनसीबी की गिरफ्तारी में आ चुकी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को लेकर लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 की जानकारी के मुताबिक एनसीबी को दिए अपने बयान में शौविक ने माना कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स सप्लाई करता था, जिसका पेमेंट उनकी बहन रिया सुशांत के ही क्रेडिट कार्ड से करती थी। उसने ये भी बताया कि सुशांत के घर लॉकडाउन से पहले और बाद में भी कई तरह के ड्रग्स की सप्लाई हुई थी।
एनसीबी की टीम ने जब उसकी चैट दिखाकर पूछताछ की थी तो उसने 2 मौके पर ड्रग्स लेने की बात मानी। शौविक ने ड्रग्स को लेकर बासित और रिया के साथ उसकी व्हाट्सएप चैट की भी बात को सही बताया और अपने बयान में दावा किया कि इसी साल 16 मार्च को रिया ने उसे बताया कि सुशांत दिन में 2 से 5 बार ड्रग्स लेता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी भीषण आग की वजह से आसमान में धुएं की चादर फैल गई। खबर है कि आग लाखों एकड़ में फैल चुकी है और उससे उठने वाले धुएं की वजह से कई शहरों में अंधेरा छा गया। धुएं में कई इमारतें ढक गईं तो दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। भीषण आग के असर से सब कुछ पीला नजर आने लगा और इससे प्रदूषण भी खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। ऐसे माहौल को देखकर लोगों को भी अपने स्वास्थ्य की भारी चिंता होने लगी। कई इलाकों में धुएं की ऐसी ही चादर देखने को मिली। बताया गया जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने में 14,000 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां जुटी हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करों की नाव का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम ड्रग्स तस्करों का पीछा करती नजर आई। समंदर में ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ का ये वीडियो 3 सितंबर का बताया गया, जिसे अमेरिका की कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक नाव पर कुछ लोग बैठे दिखे। गश्त पर निकली कोस्ट गार्ड की टीम की नाव पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 2 टीमें ड्रग्स तस्करों के पीछे लग गई। एक जवान छलांग लगाकर आरोपियों की नाव पर कूदता हुआ भी दिखाई दिया। 3 सितंबर को हुई इस घटना में काफी कोशिश के बाद सभी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिखों का धर्मस्थल श्री हरमिंदर साहिब अब विदेशों से चंदा ले सकेगा। गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के नियम में बदलाव कर विदेशों से चंदा लेने की इजाजत दे दी, जिसके तहत अब विदेशों से भी श्रद्धालु लंगर और सेवा के लिए दान दे पाएंगे। हालांकि ये फैसला सिर्फ 5 वर्षों तक ही मान्य होगा। कुछ दिनों पहले ही श्री हरमिंदर साहिब की ओर से इसकी मंजूरी के लिए पीएमओ को आवेदन भेजा गया था, जिसे पीएमओ ने गृह मंत्रालय के पास भेजा। इसके बाद वहां से इसे हरी झंडी मिल गई, जिसकी जानकारी खुद अमित शाह ने दी। इस पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर उनका शुक्रिया अदा किया। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। हालांकि मुठभेड़ में नक्सली किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। यूपी के गोंडा में एक व्यापारी से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले 5 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। इन सभी बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जिस पर पुलिस ने इनके कई और मामलों से जुड़े होने का भी शक जताया। दिल्ली के पास नोएडा के गेस्ट हाउस में वहां काम करने वाले कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में उसके आत्महत्या करने का शक जाहिर करते हुए गेस्ट हाउस के मालिक से भी कड़ी पूछताछ का दावा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र में हिस्सा लेते हुए कोरोना से निपटने में भारत की कोशिशों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में रोजाना हो रही कोरोना जांच के बारे में भी जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लोगों के घरों पर ड्रोन से सामान डिलीवरी करने का ट्रायल शुरू किया। फिलहाल नॉर्थ कैरोलाइन जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी सर्विस के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत वहां हो चुकी है, जहां से सामने आए एक वीडियो में ड्रोन काम पर निकलने के लिए तैयार नजर आया। बस घर के सामान से भरा थैला उसमें रखा गया और ड्रोन आसमान में उड़ गया। कुछ किलोमीटर का सफर तय करके वो ग्राहक के घर पहुंचा और जरूरत की सभी चीजें आराम से पहुंचा दी। यानी ना बाजार जाने का झंझट और ना ही घर से बाहर निकलकर कोरोना की चपेट में आने का खतरा। दावा है कि ड्रोन से डिलीवरी सुरक्षित तो है ही, ये काफी तेज भी है। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में एक आदमी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और देखते ही देखते बोगोता के कई इलाके जलने लगे और वहां हिंसा भड़क उठी। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से राजधानी बोगोता दहल उठी। सामने आए एक वीडियो में उग्र भीड़ पुलिस पर हमला करती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई। सामने आए एक वीडियो में हिंसक भीड़ तोड़फोड़ करती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। Alejandra, muy buenas noches. इसके अलावा वहां कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई।
जिसके बाद कोलंबिया में हालात काफी बिगड़ गए। इस हिंसक टकराव में 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, क्योंकि इस हिंसा में भीड़ ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया। पुलिस हिरासत में जिस आदमी की मौत पर कोलंबिया सुलग उठा, उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले सड़क पर उसके साथ मारपीट करते दिखे। आरोप है कि उसके सिर में बंदूक से कई बार वार किए गए। बोगोता पुलिस ने इस घटना पर सफाई देते हुए बताया कि जिस आदमी की मौत हुई, उसे कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था। बोगोता में भड़के दंगों के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। कोरोना संकट के बीच 6 महीनों बाद हिमाचल प्रदेश में सभी शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस महामारी की वजह से राज्य के सभी 5 शक्तिपीठों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें सुरक्षा के कई उपायों के साथ खोल दिया गया। 5 शक्तिपीठों में एक बिलासपुर के नैना देवी मंदिर से सामने आई तस्वीर में पूजा के बाद आरती हुई, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के खास इंतजाम दिखाई दिए। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के तापमान की जांच की गई। इसके अलावा हाथ धोने के लिए नल और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई। खास बात ये कि मंदिर में हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर प्रशासन की ओर से आसपास केमिकल का भी छिड़काव किया गया। बताया गया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित रखी गई है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच गुजरात के वडोदरा में पार्क और गार्डन खुलने का लोगों ने जमकर जश्न मनाया। कोरोना की वजह से देश भर में किए गए पहले लॉकडाउन के बाद से ही वहां के सभी पार्क और गार्डन बंद थे, लेकिन जब ये खुले तो लोगों ने इसका पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। करीब 5 महीने बाद पार्क और गार्डन के खुलने पर लोग खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने जमकर अपनी खुशी जाहिर की। पार्कों के खुलते ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। कोई पार्क में टहलता दिखा तो कोई बेंच पर बैठकर खुली हवा का लुत्फ लेता नजर आया, जबकि कोई खुद को फिट रखने के लिए कसरत करने में मशगूल रहा। Now we are feeling that we are in the heaven. आज ऐसा लग रहा है और बहुत खुश है। करीब 5 महीने बाद पार्क और गार्डन खुलने पर लोग काफी खुश दिखे। देश भर में अनलॉक शुरू होने के बाद से ही धीरे धीरे कई सार्वजनिक जगहें खुल गईं, लेकिन वहां के पार्क और गार्डन बंद रहे, जिन्हें खोलने की लोग काफी वक्त से मांग कर रहे थे। चीन के जियांगसू से एक हैरान कर देने वाली हादसे की तस्वीर सामने आई। वहां कार को रिवर्स कर रही एक महिला ने गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया, जिसके बाद फुटपाथ पर खड़ी कार अचानक बेकाबू होकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। इससे पहले वो महिला रेस्टोरेंट के सामने खड़ी अपनी कार तक पहुंची और फिर दरवाजा खोलकर उसमें सवार हो गई। महिला कार को रिवर्स करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया, जिसके बाद कार बेकाबू हो गई और रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। बेकाबू कार ने अंदर रखी कुर्सियां और मेजें भी उड़ा दी। अंदर जाकर कार रुक गई और उसमें सवार महिला बाहर निकल आई। हालांकि गनीमत रही कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हादसे में किसी को चोट नहीं आई। लोकसभा स्पीकर ने मॉनसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि इस बार सदन में शून्यकाल सिर्फ आधे घंटे का होगा और बाकी सवालों का जवाब सिर्फ लिखित दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना खतरे की वजह से सांसदों को अपना स्टाफ संसद ले जाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि मंत्री भी सिर्फ एक ही कर्मचारी को ले जा पाएंगे। कैंसर के इलाज के बीच संजय दत्त ने फिल्म शमशेरा का 2 दिन का काम 1 दिन में ही पूरा कर लिया। इसके साथ ही अब फिल्म में उनके हिस्से की शूटिंग खत्म हो गई। यूपी की मथुरा पुलिस ने पिछले 37 साल से फरार एक इनामी बदमाश को आखिरकार पकड़ लिया। इस बदमाश पर 1983 में चोरी का आरोप लगा था, लेकिन तब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। 20,000 का इनामिया भी है। 37 साल बाद उसको अरेस्ट करके गोवर्धन पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को 2 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे और पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा उनकी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो सकती है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से पुलिस ने एक गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चुराई गई गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस को इन आरोपियों के पास से एनआईए का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है। सीमा पर जारी तनाव के बीच रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। खबरें हैं कि दोनों नेताओं ने बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि भारत और चीन के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत नहीं रुकनी चाहिए।
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सीमा पर जारी तनाव पर लंबी बातचीत की और एलएसी पर कोर कमांडर स्तर की बैठक को आगे जारी रखने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा दोनों देशों ने बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने की बात पर भी सहमति जताई और समझौतों के पालन पर जोर दिया। इसके अलावा बैठक में भारत चीन सीमा मामलों पर आगे भी बैठकें जारी रखने और बातचीत से हल ढूंढने का समर्थन किया गया। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत चीन को सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भरोसा पैदा करना होगा, जिसके लिए दोनों तरफ से बराबर कोशिशें की जाएंगी। दोनों देश के विदेश मंत्री जब मॉस्को में बैठक कर रहे थे, तभी लगभग उसी समय चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तथाकथित विशेषज्ञों के हवाले से धमकी भरे ट्वीट्स कर रहा था। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उसके एडिटर इन चीफ ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग त्सो के दक्षिण से नहीं हटी तो चीन पूरी सर्दी अपनी सेना की तैनाती रखेगा, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं इस ट्वीट में जंग की गीदड़ भभकी भी दी गई। तो एक तरफ चीन बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह कहा जाता है कि अगर भारत ने उकसाने वाली कार्रवाई नहीं रोकी तो आगे कार्रवाई होगी, यानी कि चीन ने युद्ध की गीदड़ भभकी दी। अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिका में कोरोना वायरस का खतरा कम करके दिखाया। 15 सितंबर को रिलीज होने वाली रेज नाम की उनकी किताब में यह दावा है। वुडवर्ड के मुताबिक उन्होंने दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच 18 बार ट्रंप का इंटरव्यू किया था और वो वायरस के बारे में इतनी अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने अमेरिका में कोरोना से हुई पहली मौत से पहले ही बीमारी को जानलेवा बता दिया था। इस किताब पर ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने इस दावे को सही बताया और सफाई देते हुए कहा कि वो कोरोना की वजह से अमेरिका के लोगों में अफरा तफरी मचते हुए नहीं देखना चाहते थे। अमेरिका में अब तक कोरोना के 6.5 लाख मरीज मिल चुके हैं और 1,95,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने अमेरिका की हालत इतनी खराब कर दी कि वहां मास्क बनाने वाली कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उन्हें सरकार से मदद और अमेरिका में बना कच्चा माल नहीं मिला तो बाजार में मास्क की भयंकर किल्लत हो जाएगी। क्योंकि मास्क बनाने के लिए जिस खास कपड़े की जरूरत होती है वो चीन से ही आता है और कोरोना की वजह से उसकी कीमत आसमान छू रही है। अमेरिका में मास्क बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी प्रेस्टीज अमेरिटेक का तो यहाँ तक दावा है कि वहाँ जरूरत के हिसाब से मास्क के लिए कच्चा माल बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ ही नहीं है। We definitely need more capacity. We need factories manufacturing the raw materials. We need to step that up. मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खास कपड़े की कीमत पहले 25 से 28,000 डॉलर प्रति टन हुआ करती थी, यानी भारतीय रुपयों में करीब 20.5 लाख रुपए। लेकिन कोरोना के कहर की वजह से अप्रैल तक उसकी कीमत ने ऐसा उछाल मारा कि वो 4.5 लाख डॉलर प्रति टन यानी भारतीय रुपयों में 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक बिकने लगा। बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन ने एनडीए के खिलाफ कई जिलों में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महागठबंधन से जुड़े कई दल शामिल हुए, जिन्होंने एक सुर में नीतीश सरकार पर हमला बोला। समस्तीपुर से सामने आई एक तस्वीर में आरजेडी की अगुवाई में कई पार्टियां प्रदर्शन में शामिल हुई। महागठबंधन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने लालटेन और कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। उन्होंने जेडीयू और बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए नारे भी लगाए। समस्तीपुर के अलावा मुंगेर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां महागठबंधन के एक और सहयोगी आरएलएसपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। कुछ प्रदर्शनकारी बड़े बैनर के साथ जुलूस में सबसे आगे चलते हुए दिखाई दिए, तो उनके पीछे चल रहे कार्यकर्ताओं के हाथों में मशाल नजर आई। मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग और बढ़ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर उन पर हमला किया और लिखा कि मुंबई की तुलना पीओके से करने का मतलब मुंबा देवी का अपमान करना है। साथ ही सामना में कंगना के मुंबई पुलिस पर दिए गए बयान को उनकी खराब मानसिकता बताया। यही नहीं, कंगना का साथ देने वाले पर निशाना साधा गया और लिखा गया कि ऐसे लोगों को राज्य की 11 करोड़ जनता माफ नहीं करेगी। जिसके बाद कंगना ने पलटवार किया और शिवसेना और को सोनिया सेना बता दिया। यही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे की वंशवाद की मिसाल तक बोल दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों को जमीन पर रहते हुए हवाई सफर का एहसास कराने के लिए एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया।
हवाई जहाज की तर्ज पर बना ये रेस्टोरेंट थाई एयरवेज ने शुरू किया है, जिसमें सीढ़ियों से लेकर सीटों तक इस्तेमाल हुआ लगभग सारा सामान हवाई जहाज से लिया गया है। और सिर्फ देखने में ही नहीं, रेस्टोरेंट में मिलने वाली सेवा भी ऐसी लगी जैसे किसी हवाई जहाज में दी जाती है। गेट पर ही एयरलाइन का एक पायलट लोगों के स्वागत में खड़ा नजर आया। रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू में खाने के आइटम भी वही दिखे जो हवाई जहाज में परोसे जाते हैं। और तो और लोगों के पास खाना लेकर भी वेटर नहीं बल्कि एयर होस्टेस पहुंची, मानो वाकई लोग विमान में ही बैठे हों। मगर सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, हवाई जहाज की थीम वाला रेस्टोरेंट एयरलाइन के कर्मचारियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। हालांकि रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग दिखे, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नजरअंदाज हो गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कैंडल मार्च निकालकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रयागराज में तो योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध जताने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन पर जमा होकर बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोग बैनर और पोस्टर लिए दिखे तो कई लोग मशाल लेकर हंगामा करते नजर आए। इस बीच वहां पुलिस पहुंच गई। पहले तो अधिकारियों ने उन्हें कोरोना की वजह से एक जगह जमा न होने की अपील की। जब वो नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन्हें जबरदस्ती हटाना शुरू किया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस वालों से उलझ गए। किसी तरह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को छात्र संघ भवन से तो हटा दिया, लेकिन वहां से हटने के बाद सारे लोग बीच सड़क धरने पर बैठ गए। सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद एक बार फिर पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने। 3 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन लोक सेवा आयोग से लेकर सिपाही भर्ती तक सारी परीक्षाएं अधर में अटकी हुई हैं। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मास्क में दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। सोशल डिस्टेंसिंग की तो लोगों ने धज्जियां उड़ा दी। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा लिया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि महोबा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और विरोध जताने के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल कई लोग पार्टी का झंडा लिए दिखे तो कुछ लोग हाथों में पर्चे लिए नजर आए, जिन पर राज्य सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। बाद में शहर के एक चौराहे पर जमा होकर उन्होंने नारेबाजी भी की। समाजवादी पार्टी के अलावा बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी झांसी में कैंडल मार्च निकालकर राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। जिस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज वो सरकार लगातार रोजगार के नाम पर नौजवानों को छलने और ठगने का काम कर रही है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना से बचने के लिए मास्क तो पहने दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आईईडी को नष्ट कर आतंकियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। इस आईईडी को बारामूला के रफियाबाद इलाके में सड़क किनारे लगाया गया था, ताकि वहां से गुजरने वाले जवानों के काफिले को निशाना बनाया जा सके। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल को इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने आईईडी को धमाके से नष्ट कर दिया। धमाके वाली जगह से काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। इस आईईडी को सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर नष्ट किया गया, ताकि रिहायशी इलाकों में इसका कोई नुकसान न हो। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के बाद इलाके में काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया गया। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना संकट के बीच पक्की नौकरी की मांग को लेकर नगर निगम के 8000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। नगर निगम के कर्मचारियों ने राज्य की नीतीश कुमार की सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए नगर निगम के गेट पर ताला लगाकर उसके सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों के पीछे एक बड़ा बैनर दिखाई दिया, जिस पर बड़े अक्षरों में अनिश्चितकालीन हड़ताल लिखा नजर आया। हड़ताल की वजह से नगर निगम के दफ्तर के ठीक बगल में सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाली तमाम गाड़ियां भी लाइन से खड़ी दिखाई दी। पटना नगर निगम के तकरीबन 8000 दैनिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नगर निगम के ऑफिस के सामने ये कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पक्की नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे लोगों में कोरोना का खौफ नहीं दिखा। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी।
सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने पक्की नौकरी की मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की धमकी भी दी। जब तक मांग पूरी नहीं होगा जब तक हड़ताल जारी रहेगा। नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से शहर के हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में कूड़े का अंबार लग गया। यही नहीं, पटना हाईकोर्ट के गेट के सामने भी कूड़े का ढेर दिखाई दिया। यूरोप के देश मैसेडोनिया में सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां जनता के इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। और मैसेडोनिया की राजधानी स्कॉपिये की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं। हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर लेकर सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। कुछ पोस्टरों में मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री जोरन जॉय की तस्वीर भी नजर आई और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग वाले स्लोगन भी लिखे दिखे। असल में कुछ दिन पहले मैसेडोनिया की सरकार ने वहां बिजली के दाम में बढ़ोतरी की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। विपक्षी दलों के समर्थन की वजह से लोगों का हौसला बुलंद रहा और उन्होंने कई घंटों तक मैसेडोनिया की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट के खाते से फर्जी चेक के जरिए रकम निकालने की खबर से हड़कंप मच गया। इसका पता तब चला जब आरोपी ने 6,86,000 रुपए का तीसरा फर्जी चेक लखनऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया। लेकिन बड़ी रकम होने के कारण बैंक ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात की तो उन्होंने ऐसा कोई चेक जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जांच में पता चला कि 1 सितंबर को इस धोखाधड़ी की शुरुआत हुई और आरोपी ने लखनऊ के पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी चेक से 2.5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते से निकाले थे और इसी तरह 2 दिन बाद फिर 3.5 लाख रुपए फर्जी चेक के जरिए निकाले गए, जिसका पता चलने के बाद ट्रस्ट ने अयोध्या पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हो सकता है बड़ा रैकेट भी हो, इसकी जांच गहनता से की जाएगी। जो सामने आएगा, प्रकट में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी एक कार में घूम रहे थे, तभी एक चेक पोस्ट पर जांच के समय उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से हथियारों के साथ साथ 7 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा में सरकारी मदद नहीं मिलने से परेशान गौशाला संचालकों ने एक बार फिर अपनी गाय हाईवे पर छोड़ दी। गौशाला संचालकों की मांग है कि सरकार अप्रैल और मई की तरह ही इस समय भी 25 रुपए के हिसाब से गायों की देखरेख के लिए सहायता करे, लेकिन अब तक उन्हें मदद नहीं मिली है, जिससे नाराज होकर गौशाला संचालकों ने अपनी गायें हाईवे पर छोड़ दी। हजारों की संख्या में ये गायें जैसे ही हाईवे पर पहुंची, वहां जाम लग गया। जिस ओर नजर गई वहां आराम से गायें घूमती दिखी, जिनके पीछे ट्रक और दूसरी गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। 2 दिन पहले भी बनासकांठा में गौशाला संचालकों ने ऐसा ही काम किया था। यही वजह रही कि गौशालाओं के बाहर पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया, लेकिन गायों की देखरेख के लिए परेशान गौशाला संचालकों ने गाय छोड़ो आंदोलन जारी रखा। यही नहीं, इस दौरान वो कीर्तन करते भी नजर आए। एक साथ इतनी सारी गायों के बाहर आने की वजह से पुलिस के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। हालांकि पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की कि वो उन्हें हाईवे से हटा सकें। 2017 में उत्तर कोरिया के ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट की वजह से अमेरिका बुरी तरह डर गया था। अमेरिका को लगने लगा था कि किसी भी वक्त किम जोंग उन अमेरिका पर मिसाइल दाग सकते हैं। ये बात अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी एक किताब में लिखी है, जिसके कुछ हिस्से ही अभी मीडिया में आए हैं। किताब में दावा किया गया कि किम जोंग उन की मिसाइलों से व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सचिव रहे जिम मैटिस बेचैनी की नींद सोते थे। मैटिस के बारे में तो यहाँ तक लिखा है कि वो रात को सोते वक्त भी कपड़े नहीं बदलते थे, क्योंकि किसी भी पल उत्तर कोरिया की मिसाइल गिरने का खतरा था। उत्तर कोरिया ने करीब 2 दर्जन मिसाइलों का परीक्षण किया था और इनमें बड़ी संख्या में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाने लायक हो। उत्तर कोरिया के पास 30 से ज्यादा परमाणु बम होने का भी अनुमान है। ये वही दौर था जब ट्रंप ने किम जोंग उन को लिटिल रॉकेट मैन कहना शुरू कर दिया था। ट्रंप और किम के बीच जुबानी जंग तेज हो रही थी और किम की बढ़ती ताकत से अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही थी। अमेरिकी पत्रकार की किताब का नाम रेज है, जो 15 सितंबर को बाजार में आई।